हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योति सोनी और आप सभी का उत्कृष्ट इंडिया पे स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्कृष्ट इंडिया पे हम उन सभी विषयों पर बात करते हैं, उन सभी पहलुओं को देखते हैं जो हमारे इंडिया से रिलेटेड होते हैं। तो आज तो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, मतलब आज हमारा गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस पर आज बात करना तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि गणतंत्र दिवस क्या है और हम आज ही के दिन इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मतलब 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं और गणतंत्र दिवस होता क्या है। 26 जनवरी 1950 को, जी हाँ, हमारे इतिहास में जब हम 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, उस दिन की बात करते हैं, तो इस दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके द्वारा बनाया जो संविधान था वो लागू किया था। जी हाँ, मतलब जो संविधान बना था उसे संपूर्ण भारत पर लागू किया था। वो भारत जो एक स्वतंत्र भारत था, जो ब्रिटिश से मुक्त हो चुका था, उस भारत पे इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया संविधान लागू किया था। और इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने हेतु इन्होंने क्या किया था, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो इस दिन का जश्न मनाते हुए, इस दिन को यादगार बनाने हेतु हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं जो संविधान लागू हुआ था वो संविधान क्या है और ये संविधान कैसे बना था, क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी पॉलिटिशियन को उसकी नियुक्ति होती है तो वो शपथ लेता है कि वो अपने संविधान की गरिमा बनाए रखेगा। तो ये संविधान एक्चुअल में क्या है और कैसे बना, तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो जब हम हमारे इतिहास के पन्नों में जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हो रहा था। अब आज़ाद भारत है, एक स्वतंत्र भारत है, तो एक स्वतंत्र भारत के लिए हमें एक स्वतंत्र संविधान की भी आवश्यकता होगी। ये संविधान वो बात कह ले जो एक रूल बुक होती है, जिसकी हेल्प से हम अपने देश को सुव्यवस्थित तरीके से उसका संचालन कर सके। तो भारत स्वतंत्र हो रहा है, तो एक स्वतंत्र भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान की आवश्यकता है। और इस बात को सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय जो है वो व्यक्त करते हैं, वो अपना विचार व्यक्त करते हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। इन्होंने अपना जब विचार व्यक्त किया 1934 में, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में इस बात की मांग करती है कि हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें एक संविधान निर्माण करना है जो हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो संविधान सभा के निर्माण की मांग करती है। और इसी मांग को सपोर्ट करते हुए हमारे नेहरू जी हाँ, हमारे चाचा नेहरू जो है वो 1938 में ये घोषणा करते हैं कि हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता है। और वो संविधान सभा में भी कंडीशंस होंगी कि ये संविधान सभा का निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे कोई भी बाहरी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा, है ना। मतलब जो बाह्य हस्तक्षेप है वो नहीं होगा, इससे रहित होगा, ये अपनी मांग रखते हैं। और नेहरू जी ने तो अपनी मांग रख दी। अब ब्रिटिशर्स का काम था इस मांग को एक्सेप्ट करना या कैंसिल कर देना। 1940 में एक प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव। अब भाई अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो जो नेहरू जी मांग करते हैं ना, तो इस मांग को एक्सेप्ट करते हुए ब्रिटिशर्स जो है वो अपना एक प्रस्ताव पेश करते हैं। वो बताते हैं कि हम आपकी मांग को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उन्होंने सैद्धांतिक रूप से नेहरू जी की मांग को स्वीकार कर लिया था। और इसी स्वीकार करने वाला मतलब जो सिस्टम था उसी को हमने अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1940 में हुआ था, दैट्स वाई हम इसके कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव आ गया, उसके बाद में सारी चीज़ें इतनी इजी तो नहीं होती है कि इतने इजीली आपने हमें एक मतलब अप्रूवल दे दिया है, कि जो अप्रूवल दे दिया कि आप अपने संविधान सभा का निर्माण कर लो। क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो एक मतलब क्या कहे, एक रणनीति हुआ करती थी या स्ट्रैटेजी थी कि वो एक तरफ हाँ कह रहा है और दूसरी तरफ वो आग भी लगा रहा है। तो सेम चीज़ ऐसी होती है। क्रिस्प प्रस्ताव आता है 1942 में। क्रिस्प प्रस्ताव क्या है 1942 का, तो ब्रिटिशर्स का एक कैबिनेट मंत्री जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो 1942 में अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके आता है जो हमारे संविधान के लिए थी। ठीक है, हमारे संविधान निर्माण का एक फॉर्मेट लेके आता है और इसे ही हम क्रिस्प प्रस्ताव कहते हैं 1942 का।
अब हमारे जो मुस्लिम लीग की कमेटी के जो लोग थे वो इस प्रस्ताव को निरस्त कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें 2 संविधान सभा की आवश्यकता है, ना कि एक। मतलब संविधान सभा अगर बनती है तो हमें वहाँ पे 2 संविधान सभाओं की आवश्यकता है। तो क्रिस्पर प्रस्ताव जब आता है तो मुस्लिम लीग जो है उसे तो मतलब एग्री नहीं करते हैं, वो उसे कैंसिल कर देते हैं। अब भाई ब्रिटिशर्स तो इतने मतलब मानने वाले हैं नहीं, तो अब उनका आता है कैबिनेट मिशन। अब जब कैबिनेट मिशन आता है तो वो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी ना कि वहाँ पे उन्हें दो संविधान सभा की आवश्यकता थी, मुस्लिम लीग जो कह रहे हैं कि हमें 2 संविधान सभा चाहिए, तो कैबिनेट मिशन करता है कि 2 संविधान सभा जो है उसके उस फॉर्मेट को वो कैंसिल कर देता है कि भाई हम 2 संविधान सभा जो है वो नहीं बनाएंगे। लेकिन बीच का रास्ता निकालते हैं, वो एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण करने की बात करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि उसे मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो मुस्लिम लीग द्वारा भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो अब ये सब तो हो गया संविधान सभा के निर्माण होने से पहले की बात। अब फाइनली इतने सारे पचड़ों के बाद में हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन होता है नवंबर 1946 में। अब इतने सारे पचड़ों के बाद में हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत सारे उथल पुथल होने ही वाले हैं। तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो टोटली तो 389 होनी थी, उसमें से 296 जो है वो ब्रिटिशर्स भारत की होनी थी, 93 देसी रियासत की। इसमें सभी की सीट जो है वो अलग अलग डिवाइड कर दी जा चुकी थी। जो संविधान सभा था इसमें गठन किया गया था तो इसमें सभी की जो है वो कर दी जा चुकी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अब संविधान सभा का गठन भी हो चुका है। अब बात आती है क्योंकि संविधान सभा बन चुकी है तो अब संविधान बनाने के ऊपर काम किया जाएगा, तो उसके लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है और इनकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा पहली मीटिंग जो है वो की जाती है। और जब पहली मीटिंग होती है तो वहां पर मुस्लिम लीग इस मीटिंग का बहिष्कार कर देता है और वो इसमें शामिल नहीं होता है और वो अपनी एक नई मांग रख देता है, वो अपनी डिमांड कर देता है कि हमको तो संविधान में बैठना नहीं है क्योंकि हमने 2 संविधान सभा की मांग की थी। अब आपने 2 संविधान सभा नहीं बनाई है तो आप हमें अपना पाकिस्तान दे दो। इन्होंने अपने एक अलग देश की बात कर ली कि अब वो उनकी डिमांड ये हो गई थी कि हमें 2 प्रांत की आवश्यकता है। ठीक है, आप संविधान सभा एक बना रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब हमें हमारा पाकिस्तान अलग चाहिए। अब ये जो मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे 211 मेंबर जो है इस मीटिंग में थे। अब 211 मेंबर है, मीटिंग में है, तो इन सबको लीड करने के लिए एक हेड की आवश्यकता है और वो हेड होते हैं सच्चिदानंद है ना सिन्हा। अब हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो हेड तो है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वो अस्थाई अध्यक्ष है। मतलब जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो हेड तो बने थे लेकिन ये अस्थाई अध्यक्ष बने थे और कुछ समय बाद में हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं जो इन्हें लीड करते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे एक चीज जो है वो मिस है, डॉक्टर H.C. मुखर्जी, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, एंड सेकेंड V.T. कृष्णामाचारी, ये दोनों हमारे उपाध्यक्ष होते हैं। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो फिर स्थायी सदस्य जो बाद में चल के बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और साथ में 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और दूसरे V.T. कृष्णामाचारी। अब ये दोनों होते थे और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और अपने अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। अब इतने सब के बाद में होता है 13 दिसंबर 1946 को हमारे नेहरू जी, जी हाँ हमारे चाचा नेहरू, वो एक प्रस्ताव लाते हैं जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव एक तरीके से बात करें तो एक समरी होती है जो कि पूरा संविधान बनने वाला था, तो यहाँ पर उसकी समरी जो है वो बताई जाती है कि हमारा जो संविधान बनेगा वहाँ पर किस किस तरीके की मतलब घोषणाएं होंगी, क्या चीज़ें होंगी। जैसे कि उसकी एक लाइन में आपको बताऊं कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य में के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। इस टाइप में बहुत सारे कीवर्ड्स जो है, की पॉइंट्स जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखे जाते हैं नेहरू जी के द्वारा। फिर क्या होता है कि अब इन्हें उद्देश्य प्रस्ताव तो पारित कर दिया। अब 22 जनवरी 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो शो किया। सॉरी ये 1947 है, ओके इट्स 1947। 13 दिसंबर 1946 को अपना उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी पेश करते हैं और सभी इस पे सहमति देते हैं। जी हाँ, क्योंकि 211 मेंबर वहाँ पर बैठे हुए थे और हर एक मेंबर की अपनी जो राय है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है।
तो इन सभी ने अपनी सहमति दी इस उद्देश्य प्रस्ताव पर और सभी द्वारा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और संविधान का जो स्वरूप है इसको काफी हद तक के प्रभावित भी करता है और इसी के बिहाफ पे हमारा संविधान जो है वो बनने की राह पे निकल पड़ता है। अब फाइनली 2 साल 11 माह 18 दिन बाद हमारा संविधान बन के रेडी हो जाता है। जी हाँ, हमारा संविधान बनने के लिए जो दिन लगे थे वो थे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लेकर हमारा संविधान बना था और जो अच्छा खासा खर्चीला था, अच्छा खासा नहीं बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था, जिसमें 64 लाख का खर्चा जो है वो आया था। अब जब संविधान बन रहा था उस दौरान बहुत सारे ऐतिहासिक जो इम्पॉर्टेंट डेज है वो भी हम थोड़े यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। जी हाँ, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना उसको हमने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। उसी के बाद में 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जन को ही हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही अपनाया जाता है। तो ये डेट जो है ना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे नेशनल जो मतलब चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है। और साथ में 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में भी हमने देखा कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने थे ना, तो इसी के साथ में जो 24 जनवरी को हमने 24 जनवरी 1950 को जहाँ पे हमने अपना राष्ट्रगान अपनाया, राष्ट्रगीत अपनाया, उसी के साथ में जो राष्ट्रपति है उनको भी हमने इसके लिए नॉमिनेट किया। अब ये तो चीज़ हो गई। अब हमारा जो संविधान है बन के तो रेडी हो गया, अब हम उसको प्रभाव में लाना है। हमने डायरेक्टली 1950 की बात कर ली है, लेकिन उसके पहले की बात करें, क्योंकि प्रभाव में आना है, बन चुका है, तो हर किसी का अप्रूवल भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी अप्रूवल की जो सीरीज चल रही थी उस दौरान 4 नवंबर 1948 को क्या होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी हाँ वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिसको हम भारत के संविधान के पिता के रूप में मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें अपने तर्क संगत दलील या बढ़ चढ़ के हर चीज में उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और इन्होंने ही संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वो 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया। जी हाँ, ये जो 4 नवंबर 1948 को जो उन्होंने लास्ट वाला जो फॉर्मेट शो किया ना कि हमारा संविधान इस तरीके का होना चाहिए, इसके ऊपर एक लंबी बैठक चलती है जो कि 9 नवंबर 1948 तक के लंबी चलती है, मतलब 5 दिन तक के इसके ऊपर विचार विमर्श होता है। और विचार विमर्श होने के बाद में एक सेकेंड मीटिंग अरेंज होती है जो कि 15 नवंबर 1948 को शुरू होती है और ये थोड़ी लंबी चलती है 17 अक्टूबर 1949 तक के। जी हाँ, इसमें बहुत लंबा ड्यूरेशन था क्योंकि संविधान इतना बड़ा बना हुआ है तो उसके हर पार्ट के ऊपर हमें एक डिटेल मतलब डिस्कशन करना है, हर चीज़ को, हर पहलू को ध्यान देना है। तो इन सभी डिस्कशन के लिए थोड़ा लंबा समय लगा। तो सेकेंड जो मीटिंग थी वो लंबी चली और इस दौरान हमने हर एक पहलू को बड़े ही अच्छे से फोकस करते हुए ध्यान दिया। इसके बाद में अब जो तीसरी मीटिंग थी वो हुई थी 14 नवंबर 1949 को। जी हाँ, 14 नवंबर 1949 को तीसरी मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद में हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी है जो कि हमारे संविधान के पिता, भारत के संविधान के पिता है, वो एक प्रस्ताव पेश करते हैं और उस प्रस्ताव का नाम आपको याद होना चाहिए जो कि है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। जी हाँ, ये जो प्रस्ताव पेश करते हैं, क्योंकि इतनी सारी मीटिंग हो गई, सबका अप्रूवल मिल गया, तो ये जो प्रस्ताव पेश करते हैं फाइनली 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को हर कोई अपनी सहमति दे देता है, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब इस दिन क्या हुआ, हमारा जो नया संविधान बनता है उसको सभी लोग जो है वो उसको अपना लेते हैं, उसको स्वयं को संविधान को सौंप देते हैं। मतलब सभी जो है अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि ये जो संविधान, ये जो प्रस्ताव आया है इसको हर कोई अपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
अब बात आती है संविधान दिवस के रूप में, तो आप 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो संविधान लागू होने वाला दिन। जी हाँ, इस दिन हमने सभी ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था, ये संविधान को एक्सेप्ट किया था। तो ये हमने उस दिन एक्सेप्ट किया है, मतलब अपने आप को संविधान सौंपा है, भारत के हर लोगों ने इसको अपनाया था, तो इसलिए हमने इसको संविधान दिवस की इसमें बनाया। तो जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनता है, वहाँ पे 284 जो मेंबर है वो उसको अपना अप्रूवल देते हैं, इतने लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ में अब इन्होंने इसको तो अपना अप्रूवल दे दिया, मतलब यहाँ पे 299 मेंबर टोटल रहते हैं, जिसमें से 284 मेंबर जो है वो इस प्रस्ताव को अप्रूवल देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ये तो ऐतिहासिक हो ही गया। इसके साथ में ये जो संविधान बना था ना, तो वहाँ पर हमारे पास में 395 आर्टिकल के साथ में हमारा ये संविधान रेडी हुआ था। 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियों के साथ में हमारा ये संविधान बन के रेडी हो चुका था, हर एक ने इसको एक्सेप्ट कर चुके थे। जब 19 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ, तो इसके साथ में कुछ आर्टिकल जो है, कुछ मतलब अनुसूचियां है, वो अनुच्छेद है, वो अपने आप लागू हो गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 324, 366, 367, ये सारे आर्टिकल जो है वो अपने आप जो है वो लागू हो जाते हैं। अब जो रिमेनिंग प्रावधान थे, जितने भी थे बात के, तो ये सारे जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। उस दिन हमने, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पहले भी था कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना। ठीक है, 26 जनवरी को 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना। देखो, दो रीजन थे। पहले तो क्या हुआ कि इस दिन हमने जितने भी बचे हुए प्रावधान थे वो लागू कर दिए, मतलब हमारा जो पूरा भारत है, पूरे भारत में हमने संविधान लागू किया। उस दिन तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हम इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। इस दिन हमने पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया। और जो पहला क्वेश्चन था ना कि हमने इसी दिन को क्यों चूज किया, तो भाई हमारे इतिहास में ये दिन पहले से ही बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, तो लाहौर अधिवेशन में इस दिन को हमने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। और जब पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसी दिन को दोबारा याद करते हुए हमने इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना फिक्स किया। जी हाँ, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने पूरे भारत में अपना संविधान लागू कर दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में, और आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने गणतंत्र दिवस क्यों लागू किया। आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़